फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी जीके पर। इससे पहले हमने जो आर एस शर्मा की बुक थी उसकी शुरुआत की थी, और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने लेसन नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट कर दिया था। जैसा कि हमने इस जो सेकंड वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था कि इस बुक में क्या क्या दिया, यानी अबाउट द बुक। जब आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक करोगे तब आप पाओगे कि जो सेकंड वाली जो वीडियो है मैंने वो अबाउट द बुक के बारे में डाली है। उस अबाउट द बुक में मैंने ये बताया है कि जो आर एस शर्मा की जो बुक है एंशिएंट इंडिया के लिए उस बुक में क्या क्या दिया हुआ है, यानी ओवरव्यू बताया था। उसमें हमने दूसरी लाइन पढ़ी थी कि इस बुक में जो इतिहास है उसके स्वरूप के बारे में, राइट, और उसके महत्व के बारे में और उसके स्रोत के बारे में अच्छी तरह से समझाया गया है। ये हमने इस जो अबाउट द बुक है उसमें पढ़ा था। तो जो फर्स्ट लेसन था वो था महत्व के बारे में। किसके बारे में था? चैप्टर 1 जो था वो प्राचीन भारत के इतिहास का महत्व क्या है वो दिया गया था। जो चैप्टर 2 था वो दिया हुआ था स्वरूप के बारे में, जो हमने पढ़ा था। स्वरूप का तात्पर्य क्या है, जैसे औपनिवेशिक दृष्टिकोण क्या है, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण क्या है, और सांप्रदायिकवादी दृष्टिकोण क्या है, गैर राजनीतिक दृष्टिकोण क्या है, वो हमने स्वरूप के अंदर पढ़ा था। और महत्व के अंदर पढ़ा था कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास का हम अध्ययन करते हैं उसका वर्तमान के संदर्भ में क्या महत्व है, क्या उसकी उपयोगिता है, राइट। और जो थर्ड लेसन हमने पढ़ा था वो स्रोत के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से जो पुरातात्विक स्रोत है, कौन से लिखित स्रोत है और कौन से अलिखित स्रोत है जिनका हम यूज़ करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए, राइट फ्रेंड्स। तो ये तीन चीज़ें जो है स्वरूप, महत्व और स्रोत, इसके बारे में हमने पहले जो वीडियो है उनमें चर्चा की थी। और इसके बारे में आप जानने के लिए मेरी जो YouTube चैनल है उस पर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है आर एस शर्मा की जो प्राचीन भारत की, उसमें जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो से हम शुरुआत करते हैं जो लेसन 4 है। लेसन 4, चैप्टर नंबर 4, जो किसके बारे में है? भौगोलिक स्थिति के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? भौगोलिक स्थिति के बारे में। देखो दोस्तों, मैंने पहले तुम्हें बताया था कि जो आज है इतिहास का जो अध्ययन किया जाता है उसका जो नज़रिया है वो चेंज हो गया है। कैसे? पहले क्या किया जाता था? पहले जो अध्ययन किया जाता था, जैसे कि मगध के बारे में हम बात करें तो पहले ये कहा जाता था क्योंकि मगध के जो राजा थे, यानी मगध पर राज करने वाले जो राजा थे वो प्रतापी थे। जो मगध पर राज करने वाले राजा थे वो साहसी थे, इसीलिए मगध जो है वो इतना जो फला फूला जो राज्य था, उस समय जितनी भी महाजनपदें थी उन सभी महाजनपदों में जो मगध था वो इतना विस्तार से फैला हुआ था। पहले ये कारण माना जाता था क्योंकि जो राजा है वो ज़्यादा शक्तिशाली था। लेकिन आज जो है जो इतिहासकार और जो पुरातत्वविद अध्ययन करते हैं वो ये मानते हैं कि केवल और केवल राजा का प्रतापी होना ही जो है वो केवल और केवल राजा के प्रतापी होना ही काफ़ी नहीं है। वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, यानी कि आज के इतिहासकार कहते हैं कि जो मगध है वो इतना इसलिए फला फूला क्योंकि वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति थी वो उसके लायक थी। कैसे दोस्तों? जैसे कि मगध में जो था वो जो धातु की खदानें थी, जिस धातु का उपयोग करके जो मगध के राजाओं ने अपने जो हथियार है वो बनाए और अपनी सेना को क्या किया? मजबूत बनाया। और दूसरा कारण ये कहते हैं कि जैसे कि मगध में जो है इतने प्राकृतिक स्रोत थे, जो वहाँ की नदियाँ थी, जो वहाँ पर जो गंगा नदी होकर जाती थी, उस गंगा नदी के कारण, उन पानी के स्रोतों के कारण वहाँ की जो ज़मीन थी वो इतनी उपजाऊ थी कि वहाँ पर इतनी पैदावार होती थी कि मगध के जो
लोग है वो काफ़ी क्या हुए, मगध राज्य काफ़ी क्या हुआ, बहुत आगे बढ़ा, मतलब उसका विस्तार हुआ, है ना दोस्तों। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि जो मगध जो राज्य था वो जिस एरिया में फैला हुआ था वहाँ पर जो हाथी पाए जाते थे, राइट, और जो घोड़े पाए जाते थे, उन घोड़े व हाथी की सहायता से जो सेना थी मगध की सेना वो काफ़ी क्या हुई, मजबूत हुई। ये जो कारण है, ये जो राजा को छोड़कर जो दूसरे कारण है, भौगोलिक कारण, उन कारणों को मगध के विकास में आज जो है वो कारण माना जाता है। तो इसीलिए हम भौगोलिक स्थिति के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे कि कैसे भौगोलिक स्थिति जो है वो प्राचीन भारत के इतिहास को क्या करती है, प्रभावित करती है, राइट। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसमें बताया। सबसे पहला जो बिंदु दिया हुआ है इसमें वो दिया हुआ है भारत का उद्भव। भारत का उद्भव, भारत का उद्भव से तात्पर्य है कि भारत की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई, राइट। ये एक भूगोल का भी, इसको आप भूगोल के संदर्भ में भी इसको आप पढ़ सकते हैं। ओके दोस्तों, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि यूपीएससी की जो तैयारी होती है उसमें आप किसी एक सब्जेक्ट को लेकर, यानी एक सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप नहीं पढ़ सकते हो। आपको अगर अच्छे नंबर गेन करने हैं तो आपको सारे सब्जेक्ट को, जितने, जैसे कि इतिहास हो गया है ना, भूगोल हो गया, जो अर्थव्यवस्था हो गई, जो राजनीति हो गई है ना, इन सारी चीज़ों को आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरलिंक करके पढ़ना पड़ेगा। तभी आप इन चीज़ों को, क्वेश्चन जो हैं जो मेंस में पूछे जाते हैं उनको आप अच्छे से हैंडल कर पाओगे और चीज़ों को जो आसानी से समझ पाओगे और अपनी सोच को जो है वो विकसित कर पाओगे, राइट। तो फर्स्ट बिंदु क्या है, भारत का उद्भव। 4 करोड़ साल पहले, कितने साल पहले, 4 करोड़ साल पहले। सोचो कितने पुरानी बात हो रही है, 4 करोड़ साल पहले। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आएगा कि 4 करोड़ साल पहले क्या हुआ था, अपने को कैसे पता चला। इसके लिए हमने प्रीवियस वाली वीडियो में पढ़ा था कि जो कार्बन 14 नामक रेडियो कार्बन डेटिंग होती है उससे हम जो है, जो पुराने अवशेष मिलते हैं उनकी जो तिथि है, उनका जो युग है वो अपन ज्ञात कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो 4 करोड़ साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप एक अलग भौगोलिक इकाई के रूप में उभरा। यानी 4 करोड़ साल पहले जो भारतीय उपमहाद्वीप है, अब देखो दोस्तों यहाँ पर उपमहाद्वीप वर्ड का यूज़ किया गया है। किसका यूज़ किया गया है, उपमहाद्वीप। भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा गया है, क्यों, क्योंकि दोस्तों जब पुराने समय में जो भारत है वो आज के भारत से काफ़ी बड़ा था। ये जो आज का भारत अपना है, ये तो अपना आज का भारत है ये। उसके साथ साथ प्राचीन भारत में ये पाकिस्तान वाला इलाका, ये अफ़गानिस्तान वाला इलाका है ना दोस्तों, और इसके साथ ये नेपाल वाला इलाका, ये भूटान वाला इलाका, ये तिब्बत वाला इलाका है ना दोस्तों, ये बांग्लादेश वाला इलाका, ये चीज़ें, और इसके साथ ये जो द्वीप है ये भी क्या थे, इस पूरे भारत में जुड़े हुए थे। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, जो कि एक महाद्वीप के समान है। महाद्वीप क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे कि 4, अब जो एशिया महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये महाद्वीप है क्योंकि आकार में बड़े हैं। तो इसी प्रकार जो भारत का जो पुराना वाला जो एरिया था वो इतना बड़ा था कि इसे उपमहाद्वीप, एक महाद्वीप के समान संज्ञा दी गई है, राइट फ्रेंड्स। तो इसके क्षेत्रफल के कारण इसे महाद्वीप का दर्जा दिया गया है। तो जो ये भारतीय उपमहाद्वीप है वो अपने मैप में, यानी वो कब उभरा था, कब वो अस्तित्व में आया था, 4 करोड़ साल पहले। ये जो ऐसा महाद्वीप है वो कब अस्तित्व में आया था, 4 करोड़ साल पहले आया था। अब कैसे आया था वो आगे हम पढ़ेंगे। मूल रूप से प्रायद्वीप भारत को अंटार्कटिका, अफ्रीका, अरब तथा दक्षिणी अमेरिका के साथ दक्षिणी सुपर महाद्वीप का एक हिस्सा माना जाता है। जैसे अब देखो यहाँ एक और वर्ड यूज हुआ है, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप किसे कहते हैं,
प्रायद्वीप मतलब तीन ओर से जल से घिरा हुआ, ये भारत है, यहाँ अरब सागर है, या हिंद महासागर है, और यहाँ बंगाल की खाड़ी है। तो ये तीन ओर से जल से घिरा होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है। अब ये क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो अंटार्कटिका अगर हम ये विश्व का मैप देखें, यानी विश्व को देखें, पृथ्वी को अगर हम अध्ययन करें, यहाँ ये पृथ्वी बनाता हूँ और यहाँ मैं एक विश्व का मैप बनाता हूँ। ओके दोस्तों, अब ये क्या कह रहा है, देखो मूल रूप से प्रायद्वीप, प्रायद्वीप मतलब वही भारत जो महाद्वीप है वो है ना दोस्तों। जब हम इस पृथ्वी को देखते हैं और यहाँ पर मैं एक मानचित्र को ड्रॉ करता हूँ, तो ये क्या कह रहा है कि मूल रूप से जो प्रायद्वीपीय भारत को अंटार्कटिका, अंटार्कटिका का है ये वाला पार्ट, और अब महाद्वीप में देखें तो कहाँ पर आता है, ये वाला पार्ट, राइट। अफ्रीका, अफ्रीका का है ये वाला पार्ट, राइट। और यहाँ पर क्या है, इसमें मैप में देखते हैं अरब और दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला दक्षिणी अमेरिका। और यहाँ पर क्या हो गया, उत्तरी अमेरिका, राइट। और ये क्या हो गया, यूरोप। अरब, अरब वाला पार्ट कौन सा हो गया, ये वाला पार्ट, राइट। ये यूरोप हो गया, ये अपना एशिया हो गया, इसमें ये भारत आ गया है ना, और ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ये क्या कह रहा है कि मूल रूप से प्रायद्वीप भारत को अंटार्कटिका यानी ये, अफ्रीका मतलब ये, अरब मतलब ये, और दक्षिणी अमेरिका मतलब ये के साथ दक्षिणी सुपर महाद्वीप का एक हिस्सा माना जाता है, जिसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है। मतलब जो पहले पृथ्वी थी वो क्या थी, दो, यानी जो पहले पृथ्वी थी वो आज जो जैसे महाद्वीप बने हुए हैं, आज जैसे महासागर बने हुए वैसे नहीं थी, वो एक सभी जो चीज़ ऐसे झुंड में थी। जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे पूरी पृथ्वी जो थी वो, जो महाद्वीप थे, जो पृथ्वी पर जितने भी महाद्वीप थे वो क्या थे, आपस में जुड़े हुए थे ऐसे। फिर बाद में क्या हुआ, ये टूटा, ये टूटा और दो भागों में टूटा, एक भाग ये हुआ, एक भाग ये हुआ, राइट। और क्यों टूटा, तो ये इसमें, इसके लिए अपन जो भूगोल में पढ़ते हैं, जो प्लेट टेक्टोनिक्स होता है, उसके कारण जो ये वो क्या हुआ कि ये जो पूरा महाद्वीप बना हुआ था वो दो भागों में टूटा और एक दूसरे की तरफ क्या होने लगा, खिसकने लगा। फिर ये जो है महाद्वीप फिर से आगे फिर दो बहुत सारे टुकड़ों में टूटा, राइट। तो ये आगे टूटने के बाद और छोटे छोटे टुकड़ों में आगे आगे खिसकने लगा, और ये भी फिर आगे जाकर टूटा, है ना। तो कैसे टूटा वो मैं बताता हूँ, जिसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है। अब जब ये दो भागों में टूटा तब इसे तो क्या कहते हैं, गोंडवाना लैंड। क्या कहते हैं, गोंडवाना लैंड। क्या कहते हैं दोस्तों, गोंडवाना लैंड, राइट। पहले गोंडवाना लैंड उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और हिमालय के उत्तरी एशिया में विशाल उत्तरी महाद्वीप वाले लोरेशिया के साथ मिलकर पेंजिया नामक भूमि का गठन हुआ। मतलब जो पहले ये पूरा महाद्वीप है उसे क्या कहते थे, पेंजिया कहते थे। क्या कहते थे, पेंजिया। मतलब जब पृथ्वी पर बहुत लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले जो पृथ्वी थी उस पर जो सारे महाद्वीप थे वो क्या थे, आपस में जुड़े हुए थे, और सारे जो सागर थे वो एक ही सागर था, ठीक है। अब ये जो पूरे महाद्वीप जब आपस में जुड़े हुए थे तो इस पूरे बड़े से महाद्वीप को क्या कहा जाता था, पेंजिया कहा जाता था। बाद में बहुत लाखों करोड़ों साल बाद ये पेंजिया क्या होने लगा, प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण टूटने लगा। किसके कारण टूटने लगा, प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है वो हम भूगोल में पढ़ेंगे कि पृथ्वी की जो नीचे जो पूरी संरचना है वो परतों के रूप में कैसे है, परतों के रूप में। और ये परतें क्या होती है, धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ क्या होती है, खिसकती रहती है। इसके कारण ये क्या हुआ, जो पेंजिया महाद्वीप है, जो इसे बड़ा सारे महाद्वीप आपस में जुड़कर बना है, ये जो पेंजिया महाद्वीप वो क्या हुआ, दो भागों में टूट गया, राइट। अब जो नीचे वाला पार्ट था उसे अपन क्या कहते हैं, गोंडवाना लैंड, और जो ऊपर वाला पार्ट था उसे अपन क्या कहते हैं, लोरेशिया। क्या कहते हैं, लोरेशिया,
राइट। फिर गोंडवाना लैंड और लोरेशिया अलग अलग भूभाग बन गए। समझ में आया? पहले जो पूरे सारे महाद्वीप आज जो हमारे मैप में बने हुए, जैसे ये सारे महाद्वीप जो से आज दिखते हैं वैसे नहीं थे। ये सभी महाद्वीप आपस में क्या थे? जुड़े हुए थे। जब हम भूगोल के एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब इस चीज़ को और अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि ये भूगोल का टॉपिक है। लेकिन फिर भी हम इतिहास में पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी सब्जेक्ट है इस प्रिपरेशन के लिए वो आपस में क्या है, अगर तुम इंटरलिंक करके पढ़ोगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। राइट। तो ये जो सबसे बड़ा जो पेंजिया महाद्वीप था वो दो भागों में टूटा। ऊपर वाला भाग कहलाया लोरेशिया और नीचे वाला भाग कहलाया गोंडवाना लैंड। राइट। भौगोलिक हलचलों के कारण अलग अलग भूभाग टूटकर बिखरने लगे, जिससे प्रायद्वीपीय भारत सहित विभिन्न भौगोलिक इकाइयों का निर्माण हुआ। अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, भौगोलिक हलचलों के कारण। अब ये भौगोलिक हलचल क्या है? ये है प्लेट टेक्टोनिक्स, यानी कि जो पृथ्वी पर जितने भी महाद्वीप बने हुए हैं, जितने भी महासागर बने हुए हैं, वो सब चीज़ें कहाँ पर है? नीचे एक प्लेट है। पृथ्वी की जो गहराई में अगर जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी क्या है? प्लेटें हैं। वो प्लेटें क्या होती है? खिसकती रहती है इधर उधर। उन प्लेटों के खिसकने के कारण ये जो पेंजिया महाद्वीप है वो दो भागों में टूट गया। एक लोरेशिया बना और दूसरा गोंडवाना लैंड बना। राइट। गोंडवाना लैंड तो नीचे की तरफ खिसका और लोरेशिया जो ऊपर की तरफ खिसका। और ये सब किसके कारण हुआ? प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण हुआ। राइट। यह प्रक्रिया लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पहले शुरू हुई और 4 करोड़ वर्ष पहले भारत एक अलग इकाई बन गया। मतलब ये जो पेंजिया का इस गोंडवाना लैंड में और इस पेंजिया का लोरेशिया के रूप में विभाजन होना कब शुरू हुआ? आज से लगभग 22.5 करोड़ साल पहले। आज से लगभग 22.5 करोड़ साल पहले ये जो है वो टूटना शुरू हुआ। और हमारा जो महाद्वीप उपमहाद्वीप भारत जो है वो कब अस्तित्व में आया? ये मैंने बताया ऊपर आपको। कब आया? 4 करोड़ साल पहले। कब? 4 करोड़ साल पहले ये भारतीय उपमहाद्वीप जो है वो अस्तित्व में आया। राइट। 5.8 से लेकर 3.7 करोड़ वर्ष पूर्व भारत उत्तर में स्थानांतरित होकर यूरेशियन महाद्वीप में शामिल हो गया। इसका जो सबसे प्रॉपर मैप है, हम भूगोल की जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे उसमें मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा, है ना। अब ये क्या हुआ? अब देखो ये जो पेंजिया है वो कितने भागों में टूट गया? लोरेशिया में टूट गया, गोंडवाना लैंड में टूट गया। अब आगे क्या होगा? ये जो गोंडवाना लैंड है वो भी थोड़े यानी छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होगा? टूटेगा। जब ये गोंडवाना लैंड आगे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा तब आगे क्या होगा? भारत जो है वो उत्तर की तरफ धीरे धीरे खिसकना शुरू होगा। पुराने समय की तुलना में भारत की हिमालयी सीमा नवनिर्मित है। अब देखो इसका मैं आपको एक मैप लेकर आता हूँ, फिर उससे मैं समझा। देखो दोस्तों, इस मैप को देखो आप। इस मैप से आपको सच्चा सा समझ में आएगा। ये तो पूरा महाद्वीप है। देखो आप पृथ्वी पर देखोगे तो ये जो पूरा महाद्वीप है, जितने भी महाद्वीप है वो क्या है? आपस में जुड़े हुए हैं। और इसका क्या नाम है? पेंजिया नाम है। क्या नाम है? पेंजिया, है ना। और मैंने बताया देखो पूरे जो महाद्वीप है आपस में जुड़े हुए थे, इसका नाम क्या था? पेंजिया था। राइट। फिर क्या हुआ? बहुत सालों पहले, बहुत करोड़ों साल पहले, फिर करोड़ों साल पहले क्या हुआ? ये जो पेंजिया महाद्वीप है वो क्या हुआ? छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगा। और ऊपर वाला भाग क्या कहलाया? लोरेशिया। और नीचे वाला भाग क्या कहलाया? गोंडवाना। मतलब ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण जो ये पूरा जो ये पेंजिया था वो दो टुकड़ों में, एक उत्तर की तरफ और एक दक्षिण की तरफ क्या होने लगा? खिसकने लगा। राइट। फिर आगे क्या हुआ? ये जो गोंडवाना लैंड है और जो लोरेशिया है वो भी आपस में क्या होने लगे? टूटने लगे। जैसे कि आप इस महाद्वीप में देखो, इस मैप में देखो, ये देखो आप यहाँ पर देखोगे इसको ध्यान से तो आपको ये कहीं ना कहीं दक्षिणी अमेरिका बनने जैसा लगेगा। यानी ये आगे आने, ये धीरे धीरे क्या दक्षिणी अमेरिका बनेगा। और ये जो है वो क्या बनेगा? अफ्रीका बनेगा। और ये जो है वो क्या बनेगा?
उत्तरी अमेरिका बनेगा, यानी आगे जब जिसे जिसे ये बिखरते जाएंगे, टूटते जाएंगे, और ये क्या बनेगा, एशिया और यूरोप बनेगा, है ना दोस्तों। फिर धीरे धीरे ये जब टूटता गया, फिर जैसे ये देखो यहाँ पर आपको समझ में आएगा, ये उत्तरी अमेरिका बनेगा, ये दक्षिणी अमेरिका बनेगा, ये जो अंटार्कटिका बनेगा, है ना, ये अफ्रीका बनेगा, ये ऑस्ट्रेलिया बनेगा, और ये जो यूरोप और एशिया बनेगा, राइट। तो ऐसे ही ये आगे आगे टूटते टूटते क्या बनेंगे, धीरे धीरे खिसकते जाएंगे, और आज जो महाद्वीप बने हुए वैसी आकृति अपने को फाइनली जो है ऐसी प्राप्त होगी। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर ये यूरोप के पार्ट में भारत जुड़ा हुआ नहीं है, नहीं है ना। अब ये भारत कब जुड़ेगा, यहाँ से जो टुकड़ा है, यहाँ से जो इस अफ्रीका का टुकड़ा है, वो ये देखो, इसको इस मैप में देखो, इस वाले मैप में देखो, ये जो पार्ट है वो धीरे धीरे ऊपर आकर जो जो लोरेशिया है उससे क्या होगा, ये जुड़ेगा, और धीरे धीरे क्या होगा, जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसका निर्माण होगा, राइट। वही ये कहना चाहता है कि पुराने समय की तुलना में भारत की हिमालयी सीमा नवनिर्मित है। मतलब ये क्या कहना चाहता है, पहले हिमालय पर्वत थोड़ी ना था। हिमालय पर्वत कैसे बना, जब ये जो पार्ट है लोरेशिया का, ये वाला पार्ट, जब यहाँ से एक पार्ट टूटकर वो ऐसे धीरे धीरे ऊपर खिसकने लगा, और इस पार्ट से, लोरेशिया वाले इस पार्ट से जुड़ा, किस पार्ट से जुड़ा, इस पार्ट से जुड़ा, इस पार्ट से जब जुड़ा, यहाँ से जब वो भारत का एक छोटा सा पार्ट यहाँ से आकर इस पार्ट से जुड़ा, तो टकराने की वजह से क्या हुआ, जो ये यहाँ की जो भूभाग था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, ऊपर उठने लगा, और ऊपर उठने के कारण यहाँ पर जो क्या बनने लगा, एक खाली स्पेस बनने लगा, और वही स्पेस आगे चलकर क्या होने लगा, जो पहाड़ों से नई नई नदियाँ आती थी, उन पहाड़ों के जो आने वाली नदियों के गाद, यानी गाद का मतलब जो मिट्टी लाती थी, उनसे जो वो गड्ढा है जो वो क्या होने लगा, भरने लगा, राइट फ्रेंड। इस चीज़ को अपन भूगोल में और अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो भूगोल का है, और एनसीईआरटी में इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे डायग्राम से समझाया गया है। यहाँ पर अपने को थोड़ा सा बस इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की ज़रूरत है, राइट फ्रेंड्स। अब देखो ये क्या कह रहा है कि हिमालय जो है वो क्या है, नवनिर्मित है। नवनिर्मित क्यों है, कि इतने करोड़ साल पहले हिमालय थोड़ी ना था। जब भारत के जो उपमहाद्वीप है वो टुकड़ा टूटा और वहाँ से ऊपर खिसकने लगा, फिर जाकर ये हिमालय की उत्पत्ति हुई। तभी तो अपन कहते हैं जो हिमालय जो पर्वत है वो नवनिर्मित पर्वत है ना। हिमालय का निर्माण 4 चरणों में हुआ है। अंतिम शिखर का निर्माण प्लेस्टोसीन युग में हुआ है, जिसका काल 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। हिमालय का निर्माण 4 चरणों में कैसे हुआ है, इसको भी अपन भूगोल में समझेंगे। मतलब जब ये भारत का जो ये भारत यानी जो अफ्रीका का एक टुकड़ा है वो ऊपर की तरफ ऐसे खिसकता जाएगा, वो क्या होगा, ऊपर की तरफ खिसकता जाएगा, धीरे धीरे ऊपर खिसकेगा, और यहाँ पर जो लोरेशिया वाला पार्ट है वहाँ से टकराएगा, और जैसे ही टकराएगा यहाँ पर ये जुड़ जाएगा। और जब शुरू में जब ये भूमि क्या थी, समतल थी, और जैसे ही वो टकराई, जिससे क्या हुआ, यानी एक ऊपर की तरफ उभार होने लगा। फिर जो पहला चरण जब ऊपर हो गया, फिर दूसरी बार फिर से और प्रेशर यहाँ से जनरेट हुआ, और उसके कारण दूसरा उभार बना, फिर और प्रेशर जनरेट हुआ, तीसरा उभार बना, फिर और जनरेट हुआ तो चौथा उभार बना। मतलब 4 चरणों में जो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। जो सबसे पहले चरण में जो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ वो सबसे क्या है, ऊंचा है, वो सबसे क्या है, ऊंचा है। और सबसे छोटा कौन सा है, जो अंतिम चरण में जो हिमालय पर्वत बना वो है सबसे छोटा है ना फ्रेंड्स। जब यहाँ से जो हिमालय पर्वत से बाद में जब नदियाँ निकलेगी यहाँ से, तो देखो यहाँ से जब ज़मीन ऊपर उठेगी तो यहाँ क्या बन जाएगा, खड्डा बन जाएगा। तो इस खड्डे में क्या होगा, धीरे धीरे हिमालय से जब बारिश होगी तब यहाँ से धाराएं निकलेगी। मतलब हिमालय से जो बारिश पानी बहता हुआ आएगा वो अपने साथ क्या लाएगा, मिट्टी लाएगा, और वही मिट्टी जो इस खड्डे को भरेगी, और तभी जाकर ये अपने गंगा का जो उपजाऊ मैदान है, कौन सा, गंगा का जो उपजाऊ मैदान है उसका निर्माण होगा। और उसी उपजाऊ मैदान के कारण यहाँ पर मगध साम्राज्य जैसा साम्राज्य जो है अच्छी तरह से क्या होगा, फले फूलेगा। समझे फ्रेंड्स।
हिमालय की नदियों ने भारत में गंगा तटीय यानी इंडो गैंगेटिक समतल मैदान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे प्लेस्टोसीन युग में जलोढ़ का निर्माण हुआ। अभी बताया ना मैंने, जो हिमालय से पर्वत से जो पानी की धाराएं नीचे आई बहती हुई, वो अपने साथ मिट्टी लाई, वही मिट्टी जो आगे जो वो गड्ढा बना उस गड्ढे में एकत्रित हुई, और उसी गड्ढे में एकत्रित होने से वो क्या बना, जलोढ़ का मैदान बना, जो कि सबसे उपजाऊ मैदान भारत का माना जाता है। और सबसे ज़्यादा जो सभ्यताएं हैं वो उसी मैदानी इलाकों में आगे भी फली फूली। जैसे कि हम दिल्ली सल्तनत देखते हैं, हम मगध साम्राज्य देखते हैं, मौर्य साम्राज्य देखते हैं। जब हम त्रिपक्षीय संघर्ष की बात करेंगे तो वो भी त्रिपक्षीय संघर्ष किसके लिए हुआ है, इस उपजाऊ जलोढ़ मैदान के लिए ही हुआ है। मतलब यहाँ भूगोल का कैसे इतिहास से रिलेटेड है वो यहाँ पर ये समझाया गया है। राइट फ्रेंड्स, अगर यूरोप से रूस को हटा दिया जाए, मतलब अगर यूरोप से रूस को हटा दिया जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप यूरोप से भी बड़ा है। अभी मैंने बताया ना कि भारतीय महाद्वीप को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ इन्होंने दिया हुआ है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है, कौन, ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो अगर यूरोप में से रूस को हटा दिया जाए तो जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो यूरोप से भी बड़ा है। किससे बड़ा है, यूरोप से भी बड़ा है, यानी एक महाद्वीप से भी बड़ा है, इसीलिए इसे कहते हैं उपमहाद्वीप। राइट, जिसका कुल क्षेत्रफल 42.025 लाख वर्ग किलोमीटर है। किसका, उपमहाद्वीप का, भारत का नहीं, उपमहाद्वीप का। इस उपमहाद्वीप में 5 देशों में बांटा गया है, जिसमें भारत आ गया, बांग्लादेश आ गया, नेपाल आ गया, भूटान आ गया, पाकिस्तान आ गया, अफगानिस्तान आ गया, है ना। तो ये जो चीज़ें उस इन सभी को जोड़कर आपस में क्या कहा जाता था, उपमहाद्वीप कहा जाता था। राइट, भारत में लगभग 100 करोड़ लोग हैं, अब तो इससे भी ज़्यादा है। इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं वो यहाँ दिया हुआ है। इसके कुछ राज्य कई यूरोपीय देशों की तुलना में भी बड़े, मतलब भारत में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो यूरोप में देश हैं उनसे भी बड़े बड़े राज्य अपने भारत में मौजूद है। राइट फ्रेंड्स, तो सिंपल सी चीज़ है कि जो अपन ने भारत का जो भौगोलिक स्थिति है उसमें सबसे पहला पॉइंट पढ़ा है अपने भारत का उद्भव, मतलब भारत का जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई, भारत का उद्भव कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ा। सिंपल सा प्रोसेस है कि करोड़ों लाखों साल पहले जो भारतीय जो महाद्वीप उपमहाद्वीप है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। जो सारे महाद्वीप आज अपने पृथ्वी पर मौजूद हैं वो आपस में क्या हुए थे, जुड़े हुए थे, उन्हें पेंजिया कहा जाता था। उस पेंजिया का धीरे धीरे टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण 2 भागों में विभाजित हुआ। एक को पार्ट को जो उत्तर में था उसे लोरेशिया कहा जाता था, जो दक्षिण में था उसे गोंडवाना लैंड कहा जाता था। ये जो गोंडवाना लैंड है वो भी आगे आगे धीरे धीरे टुकड़ों में बंटने लगा, और इसी गोंडवाना लैंड से जो भारतीय उपमहाद्वीप की उत्पत्ति हुई। इसीलिए एक क्वेश्चन भी आता है कि भारतीय उपमहाद्वीप का जो दक्षिणी भाग है वो किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है, क्योंकि यही इसी गोंडवाना लैंड का पार्ट जो टूटकर ऊपर लोरेशिया से जुड़ा, जो कि अपन वहाँ पर देखते हैं चीन के आसपास वाला इलाका है ना, जहाँ हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है, वहाँ से ये जुड़ा। और हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई वो भी हमने इस पार्ट में पढ़ा। राइट फ्रेंड्स, अब देखो फ्रेंड, इसी में एक पार्ट है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं कि हम कैसे जो इतिहास है उसको भूगोल से जोड़ रहे हैं, कि केवल इतिहास जो है केवल राजाओं महाराजाओं का अध्ययन नहीं है, मतलब केवल राजनीतिक इतिहास ही इम्पोर्टेंट नहीं है, गैर राजनीतिक इतिहास भी आज के समय में ज़्यादा और उतना ही महत्वपूर्ण है। राइट, इसीलिए हम इस जो भौगोलिक चीज़ें हैं उनका हम इस अध्याय में या फिर इस RS शर्मा वाली प्राचीन भारत के इतिहास में अध्ययन कर रहे हैं। राइट, जो दूसरा पॉइंट दिया हुआ है वो है मानसून की भूमिका। किसकी भूमिका, मानसून की भूमिका। अब देखो इसमें क्या बताया गया है, इसमें जो लेखक है उन्होंने किस प्रकार जो प्राचीन इतिहास है वो मानसून से जुड़ा हुआ है उससे जोड़ने का प्रयास किया है। अभी अपन ने भूगोल से जोड़ने का प्रयास किया और उसे समझाया, अब मानसून से कैसे जोड़ते हैं। भारतीय महाद्वीप एक निर्धारित भौगोलिक इकाई है। निर्धारित भौगोलिक इकाई मतलब उसका एक फिक्स क्षेत्रफल है। जो भारतीय महाद्वीप है
ये जो भारतीय महाद्वीप है उसकी क्या है, एक भौगोलिक, निश्चित भौगोलिक है, निर्धारित मतलब फिक्स एक बाउंड्री है इसकी, और बड़े पैमाने पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। भारत का जो बड़ा ज़्यादा से ज़्यादा भाग है वो मैक्सिमम पार्ट किस में स्थित है, उष्ण कटिबंधीय में स्थित है। किस में स्थित है, उष्ण कटिबंधीय। कैसे स्थित है देखो, उष्ण कटिबंधीय भाग किसे कहते हैं, ये पृथ्वी है, राइट। इसमें ये भूमध्य रेखा जा रही है, ये 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है, ये 23.5 डिग्री पर मकर रेखा है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले पार्ट को क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं, राइट। और कर्क रेखा से लेकर जो 66.5 है, 66.5 की डिग्री की रेखा, और ये कौन सी है, 23.5, राइट। जो कर्क रेखा से लेकर जो मकर रेखा तक की जो बीच की दूरी है, यानी जो बीच का जो एरिया है वो क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंधीय। और कर्क रेखा से ये जो 66.5 वाली है उसके बीच वाला एरिया क्या कहलाता है, उपोष्ण कटिबंध। जैसे नीचे भी अगर 66.5 की रेखा खींचूं मैं ये, तो ये जो बीच वाला पार्ट क्या कहलाएगा, बीच वाला पार्ट उपोष्ण कटिबंधीय। क्या कहलाएगा, उपोष्ण कटिबंधीय। और उसके ऊपर ये चला जाऊं तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, शीत कटिबंध। क्या कहलाएगा, शीत कटिबंध। इसके नीचे भी जैसे ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, शीत कटिबंध। अब देखो इसको समझो, अब ये क्या कह रहे हैं कि भारत का जो मैक्सिमम पार्ट है वो क्या है, उष्ण कटिबंध है। अपने को पता है जो 23.5 डिग्री भारत की जो 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है वो भारत के कहाँ से गुजरती है, राजस्थान से होकर ऐसे 8 राज्यों से होकर ये रेखा इधर गुजरती है। तो कर्क, अभी अपन ने पढ़ा कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में क्या होगा, उष्ण कटिबंध होगा। तो भारत में जो कर्क रेखा है वो लगभग यहाँ से गुजर रही है, तो इसके नीचे वाला पार्ट जो है वो सारा क्या होगा, उष्ण कटिबंध होगा। तो भारत का जो मैक्सिमम पार्ट क्या हुआ, उष्ण कटिबंध हुआ। तो वहीं ये कहना चाहते हैं। और बड़े पैमाने पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो है भारतीय महाद्वीप स्थित है। मानसून ने भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब अब हम ये पढ़ेंगे कि इतिहास को कैसे प्रभावित किया इस मानसून ने, यानी प्राचीन भारत के इतिहास को भारत के मानसून ने कैसे प्रभावित किया। यहाँ दक्षिणी पश्चिमी मानसून जून और अक्टूबर के बीच रहता है। भारत में जो मानसून है वो कौन सा आता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून यानी ये वाला दक्षिणी पश्चिमी मानसून। भूगोल में हम पढ़ेंगे कि यहाँ से जो वो मानसून की उत्पत्ति होती है, फिर ये मानसून धीरे धीरे बढ़ता जाता है, राइट। फिर धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ जाता है, और एक मानसून की शाखा, तो ये तो अरब सागर वाली शाखा हो गई। वैसे ही एक और शाखा जो बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होती है, राइट। फिर वो धीरे धीरे बढ़ती हुई ऐसे आगे यहाँ पर हिमालय पर्वत से टकरा कर यहाँ जाती है ना। फिर यहाँ से वो फिर से लौट कर जो आती है, फिर तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून से बारिश होती है, राइट। तो ये जो क्या है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। क्या है ये, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो यही कह रहा है कि यहाँ दक्षिणी पश्चिमी मानसून जून और अक्टूबर के बीच रहता है। मतलब ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति कब होती है, जून से लेकर अक्टूबर तक। जून से लेकर अक्टूबर तक। जब तुम भूगोल में पढ़ोगे कि मानसून का जो टाइम है वो क्या रहता है, जून से लेकर अक्टूबर तक, है ना। जब तुम ऋतुओं के बारे में पढ़ोगे भूगोल में तब इसके बारे में और अच्छे से दिया जाएगा। और देश के प्रमुख हिस्सों में अलग अलग डिग्री में बारिश लाता है। मतलब ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है वो देश के अलग अलग भागों में अलग अलग मात्रा में बारिश लाता है। जैसे कि ये सबसे पहले जो भारत का जो ये तटीय क्षेत्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश करता है, और जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ता जाता है वैसे वैसे बारिश की क्या होती जाती है, कमी होती जाती है। जैसे अगर बंगाल के खाड़ी के मानसून की बात करें तो वो भी धीरे धीरे ऊपर चढ़ता हुआ जब पश्चिम की तरफ जाता है तो हम देखते हैं कि जैसे थार के मरुस्थल में बहुत कम बारिश होती है ना। तो ये जो चीज़ें हैं वो क्या होती है, अलग अलग भाग में, भारत के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाग में जो है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अलग अलग बारिश, अलग अलग मात्रा में जो है बारिश होती है, राइट। प्राचीन काल में सिंचाई महत्वपूर्ण कारक नहीं थी, कृषि में बारिश महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। मतलब आज जैसे जो बारिश, आज जैसे हम जो सिंचाई करते हैं, मतलब आज हम कुएं से सिंचाई करते हैं, नलकूपों से सिंचाई करते हैं, राइट। फव्वारा विधि से सिंचाई करते हैं, बूंद बूंद से सिंचाई करते हैं, राइट। तो ये जो चीज़ें वो प्राचीन काल में नहीं थी। प्राचीन काल में जो है वो मेन जो है वो जल का क्या स्रोत था, वर्षा थी। क्या था, वर्षा थी, राइट।
अब देखो ये बात, यानी कि हम प्राचीन भारत के इतिहास में ये चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर इन्होंने प्राचीन भारत के इतिहास को मानसून से कैसे जोड़ा है। अब देखो यहाँ पर क्या बताया गया है कि भारत में जो पहले सिंचाई का मेन साधन था वो क्या था, वर्षा थी। अब अगर हम प्राचीन भारत के बारे में पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि जो मैक्सिमम फसलें थी वो कहाँ पैदावार, वो उसकी पैदावार कहाँ ज़्यादा होती थी, इस गंगा के मैदानी इलाकों में होती थी, राइट। इन गंगा के मैदानी इलाकों में होती थी। जब हम दक्षिणी भारत के प्रमुख राजवंश पढ़ेंगे तब हम पाएंगे कि चोल के जो ये वाले इलाके हैं, चेर के जो ये वाले इलाके हैं, पांडे के जो ये वाले इलाके हैं ना, उनमें ज़्यादा जो है फसलों का क्या होता था, उत्पादन होता था, राइट। गुजरात के इन क्षेत्रों में, एमपी मध्य प्रदेश के इन क्षेत्रों में ज़्यादा जो फसलों का उत्पादन होता था। ऐसा क्यों होता था, क्योंकि प्राचीन समय में सिंचाई के लिए मेन साधन क्या था, वर्षा। और हमने अभी पढ़ा है जिन क्षेत्रों में वर्षा ज़्यादा होगी उन क्षेत्रों में क्या होगा, उत्पादन ज़्यादा होगा। वो क्षेत्र जो होगा, वो राज्य जो होगा, वो साम्राज्य जो होगा, वो क्या होगा, उतना ही ज़्यादा फला फूला होगा। इसीलिए तो हम मगध के बारे में पढ़ते हैं कि मगध जो था इतना फला फूला क्यों था। मतलब मगध जो महाजनपद थी उसने आस पास वाले जितने भी महाजनपद थे और जितने भी जनपद थी उनको क्या किया, हराया और उनको अपने अंदर शामिल कर दिया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मगध जो था वो यानी साधन संपन्न था, वहाँ पर जो है बारिश अच्छी होती थी। इस कारण से वो मगध साम्राज्य के जो विस्तार है उसको उसने वर्षा ने प्रभावित किया। तो ये जो चीज़ें हैं, मानसून ने कैसे जो प्राचीन भारत के इतिहास को प्रभावित किया, ये यहाँ बताया गया है। आज जिसे उत्तर भारत में खरीफ फसल के रूप में जाना जाता है, यह प्राचीन काल में मुख्य रूप से दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर निर्भर थी। मतलब आज जो हम खरीफ फसल की पैदावार करते हैं, खरीफ फसल मतलब मक्का हो गया, ये जो पैदावार करते हैं वो किस पर डिपेंड थी, पहले दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर निर्भर थी। और जो आज भी बहुत सारे क्षेत्रों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर ही निर्भर है। सर्दियों में पश्चिमी उद्वेलन के कारण उत्तरी भारत में बारिश आती है, जिससे गेहूं और जौ जैसे मुख्य फसलें उगते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के एक भाग में, विशेषकर तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में, मध्य अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक मुख्यतः उत्तर पूर्व मानसून से बारिश होती है। ये भी हम भूगोल में पढ़ेंगे कि जो तमिलनाडु का तट है वहाँ पर लौटते हुए मानसून से बारिश होती है। क्यों होती है, क्योंकि जब अरब सागर की शाखा से जब मानसून की उत्पत्ति होती है, वो जो मानसून है ये जो तटीय भारत यानी भारत के जो पश्चिमी तट पर पहुंचता है, तो पश्चिमी तट के किनारे किनारे होते हुए ये कहाँ चला जाता है, उत्तर चला जाता है, राइट। और जब ये बंगाल की खाड़ी की शाखा से जब मानसून उठता है तो वो भी भारत के जो पूर्वी तट है उसके किनारे किनारे होते हुए उत्तर की तरफ चला जाता है। और हिमालय पर्वत से टकरा कर ये कहाँ चला जाता है, पश्चिम की तरफ चला जाता है। तो इस कारण से जो तमिलनाडु में वो क्या नहीं होती है, बारिश नहीं होती है। तो तमिलनाडु में बारिश कब होती है, तमिलनाडु में बारिश कब होती है, जब ये जो उत्तर पूर्वी वाला मानसून है जब वो हिमालय से टकरा कर पुनः लौट कर आता है, तब वो पुनः लौटते समय जो है वो तमिलनाडु में बारिश करता है। तो वही बात यहाँ पर कही गई है, राइट। पहली बार मानसून की दिशा पहली शताब्दी के आसपास खोजी गई। व्यापारी पश्चिमी एशिया और भूमध्य रेखा क्षेत्र से दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ सफ़र करते थे और भारत और दक्षिणी पूर्वी एशिया में आते थे। मतलब कैसे मानसून ने, पहला पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा कि कैसे मानसून ने साम्राज्य को प्रभावित किया, राइट। कैसे मानसून ने किसी साम्राज्य को प्रभावित किया, है ना। और वैसे ही दूसरा इसमें पॉइंट बताया गया है कि कैसे मानसून ने व्यापार को प्रभावित किया। किसको प्रभावित किया, व्यापार को प्रभावित किया, राइट। कैसे, देखो ये अपना भारत, राइट। अब देखो अपने को पता है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहाँ से होगा, अरब सागर से आएगा, राइट। यहाँ से जो हवाएं हैं वो कहाँ चलेगी, भारत की तरफ चलेगी। ये अपना भूमध्य, ये अपनी भूमध्य रेखा, अगर हम पृथ्वी यानी पूरे विश्व के मानचित्र में देखें तो ये भूमध्य रेखा होगी, राइट। भूमध्य रेखा से मानसून की उत्पत्ति होगी और वो कहाँ बढ़ेगा, इधर की तरफ बढ़ेगा, भारत की तरफ बढ़ेगा। वैसे ही जब लौटता हुआ मानसून हम पढ़ते हैं, जो अपन ने अभी पहले पढ़ा ना, वो लौटता हुआ मानसून कहाँ जाएगा, ये जो उत्तर पूर्व
जो भारत है वहाँ से लौटता हुआ कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ आएगा, राइट। वो भूमध्य सागर की तरफ आएगा, भूमध्य रेखा की तरफ आएगा, राइट। तो इस चीज़ का जो है व्यापारी कैसे यूज़ करते थे, जब उस समय तो इंजन हुआ नहीं करते थे, जो जहाज़ों में जो इंजन लगते थे वो तो हुआ नहीं करते थे, इसलिए जब व्यापारियों को भारत की भूमि पर व्यापार करने के लिए आना होता था, या फिर व्यापारियों को जो ये दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो देश है जिसमें मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, है ना, वहाँ पर आना होता था, तो वो क्या करते थे, दक्षिणी पश्चिमी मानसून का उपयोग करते थे। कैसे, जैसे कि जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है तो हवा क्या चलती है, यहाँ से इस दिशा में चलती है, राइट, यहाँ से जो इस दिशा में चलती है, तब वो व्यापारी क्या करते थे, उस समय जहाज़ों को पानी में उतारते थे, और इस हवा के वेग के कारण ये जो जहाज़ है वो धीरे धीरे कहाँ, भारत की तरफ बढ़ते जाते थे, राइट। और जब उन्हें फिर से अब यूरोप की तरफ जाना होता था, फिर से अफ्रीका की तरफ जाना होता था, तब वह क्या करते थे, जब उत्तर पूर्व का जो मानसून है वो लौटता हुआ भूमध्य रेखा की तरफ आता था, तब वो फिर से अपने जहाज़ों को उतारते थे, और वो जहाज़ उस वायु के वेग के साथ साथ धीरे धीरे कहाँ चले जाते थे, धीरे धीरे वो अफ्रीका की तरफ या यूरोप की तरफ चले जाते थे। मतलब कैसे जो व्यापारी हैं, कैसे जो यात्री हैं, वो इन मानसून का जो उपयोग है वो अपने यात्रा के लिए करते थे, वो इस चीज़ में बताया गया है। जब हम पढ़ते हैं कि जब सबसे पहले जो यूरोपीय यात्री अपने भारत आए थे, वास्को डी गामा जब भारत आया था, और जब जो कोलंबस है, कोलंबस तो अमेरिका गया था, जब वास्को डी गामा भारत आया था वो कैसे आया था, इन्हीं मानसूनी हवाओं का यूज़ करके वो भारत पहुंचा था, है ना। तो इसमें उनको क्या करना पड़ता था, उनको जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता था, जब उत्तरी पूर्वी मानसून आता था, उनके लिए इस मानसून के आने तक उन्हें इंतज़ार करना होता था, अगर वो यूरोप से भारत की यात्रा करना चाहते हैं या फिर वो भारत से यूरोप की यात्रा करना चाहते हैं, तो राइट। तो हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ा, दो चीज़ें, कि कैसे मानसून ने किसी साम्राज्य को प्रभावित किया, और दूसरा कैसे किसी मानसून ने व्यापारी और यात्रियों की यात्रा को प्रभावित किया, राइट। वे उत्तरी पूर्वी मानसून के आगमन के साथ ही पश्चिम की ओर लौट जाते थे, अभी बताया मैंने वैसे ही, यानी उत्तरी पूर्वी मानसून से वो कहाँ लौट जाते थे, पश्चिम की ओर, और दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वो कहाँ लौटते थे, पूरब की ओर लौटते थे, राइट। मानसून की खोज ने भारत को पश्चिमी एशिया, भूमध्य क्षेत्र और साथ ही दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ व्यापार करने और सांस्कृतिक संपर्क स्थापित करने में क्या बनाया, सक्षम बनाया। तो सोचो, केवल और केवल इस मानसून के कारण हमारा जो उपमहाद्वीप के जो राजा थे, उपमहाद्वीप के जो लोग थे, उपमहाद्वीप के जो व्यापारी थे, उपमहाद्वीप के जो यात्री थे, उपमहाद्वीप के जो लेखक थे, वो किस क्षेत्रों से जुड़े, केवल और केवल इस मानसून के कारण वो यूरोप के लोगों के साथ जुड़े, वो दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों के साथ जुड़े, जिसमें अपन मलेशिया, इंडोनेशिया, सुमात्रा, इनके बारे में पढ़ते हैं, है ना। अंकोर वाट का मंदिर, ये सब कहाँ है, दक्षिणी पूर्वी एशिया में। वहाँ से लोग कैसे जुड़े, उन्होंने इतने बड़े बड़े समुद्रों की यात्राएं कैसे की, उस समय तो कोई इंजन नहीं थे, तो उन्होंने ये यात्राएं कैसे की, इस केवल और केवल दक्षिणी पश्चिमी मानसून का और उत्तरी पूर्वी मानसून का उपयोग करके उन्होंने ये यात्राएं की, राइट। तो कैसे मानसून ने प्राचीन भारत के इतिहास को प्रभावित किया, ये यहाँ पर समझाया गया है। सिंपल सी पॉइंट है। इससे पहले वाला पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा था कि कैसे जो भौगोलिक जो संरचना है, किसी अपने देश की जो भौगोलिक संरचना है, कैसे उस भौगोलिक संरचना ने साम्राज्य को प्रभावित किया। क्यों मगध का जो राज्य है वो ही फला फूला, जबकि उस समय बहुत सारी, जैसे 16 महाजनपद अपन पढ़ते हैं, तो क्यों केवल और केवल जो मगध महाजनपद थी वो ही इतनी मगध साम्राज्य ने क्यों इतना अपने क्षेत्र का विस्तार किया, वही उसी मगध साम्राज्य के राजा ही इतने ताकतवर क्यों हुए, मौर्य साम्राज्य ही इतना ताकतवर क्यों हुआ, दूसरे साम्राज्य क्यों नहीं हुए। तो इस चीज़ को किसने प्रभावित किया, वहाँ के भूगोल को ने प्रभावित किया। किसने प्रभावित किया, उस क्षेत्र के भूगोल को उस क्षेत्र के भूगोल ने उन साम्राज्य के या उन साम्राज्य का कितना विस्तार होगा, ये जो है वो उन्हें प्रभावित किया, राइट। तो ये जो था वो दूसरा पॉइंट क्या था, मानसून की भूमिका थी। किसकी भूमिका थी, मानसून की भूमिका।
अब देखो दोस्तों, तीसरा जो पॉइंट है वो है, क्या है तीसरा पॉइंट? उत्तरी सीमाएं। क्या है? उत्तरी सीमाएं। क्या है? उत्तरी सीमाएं। राइट। अब देखो उत्तरी सीमाएं में क्या कह रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है कि अपन इस जो अध्याय में क्या पढ़ रहे हैं, भौगोलिक स्थिति पढ़ रहे हैं। भौगोलिक स्थिति मतलब भूगोल की कैसी स्थिति थी, अपने जो भारत का भौगोलिक स्तर था उसकी कैसी स्थिति थी, उसमें हम उसका अध्ययन कर रहे हैं और उसको हम इतिहास से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। राइट। उत्तरी सीमाओं में क्या है कि भारत देश उत्तर में हिमालय और अन्य 3 तरफ समुद्र से घिरा है। सबको पता है ये अपना प्यारा भारत, और ये जो भारत है वो इस भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय है, और इधर क्या है? 3 तरफ क्या है? समुद्र से जुड़ा हुआ है ना। तो तीनों तरफ से क्या? चारों तरफ से सुरक्षित है भारत, लेकिन एक जगह से सुरक्षित नहीं है। वो क्या है? ये वाला क्षेत्र। क्या है? ये वाला क्षेत्र। जब हम इतिहास में पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि बहुत सारे जो विदेशी आक्रमणकारी है वो कहाँ से आए थे? यहीं से आए थे। कहाँ से आए थे? यहीं से। ये जो उत्तर पूर्व वाला, सॉरी उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र है, कौन सा? उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र, जिसमें ये सिंध वाला जो क्षेत्र है ना, सिंधु नदी को पार करके ये आए थे। किसको आए थे? सिंधु नदी को पार करके। बाकी जो भारत थे वो चारों दिशाओं से क्या था? सुरक्षित था। लेकिन जब धीरे धीरे जहाज़ों का आविष्कार होने लगा, बड़े बड़े जहाज बनने लगे, तब जो वो अंग्रेज है, जब वो यूरोपीय लोग हैं, वो समुद्रों की यात्रा करके भारत के दक्षिणी छोर पर आए। लेकिन जब ये जहाज़ों का निर्माण नहीं हुआ था, जब बड़े बड़े जहाज नहीं बनने थे, जब समुद्रों की यात्राएं नहीं की जाती थी, उस समय जो ज़्यादातर आक्रमणकारी कहाँ से आते थे? भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग सिंधु नदी को पार करके आते थे, दर्रों को पार करके आते थे। किनको आते थे? दर्रों को पार करके, है ना। भारत देश उत्तर में हिमालय और अन्य 3 तरफ समुद्र से घिरा है। मध्य एशिया होते हुए साइबेरिया से आने वाली कड़ाके की ठंड से हिमालय देश की रक्षा करता है। मतलब ये जो हिमालय है वो भारत की रक्षा करता है। किससे करता है रक्षा? जो ये रूस है, यानी आप इस हिमालय के उत्तर में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? रूस मिलेगा। उस रूस के और उत्तर वाले भाग में यानी जाओगे तो आपको साइबेरिया मिलेगा। क्या मिलेगा? साइबेरियाई क्षेत्र। क्या मिलेगा? साइबेरियाई क्षेत्र। उस साइबेरियाई क्षेत्र जो है वो किस तरफ है? शीत कटिबंध क्षेत्र। अभी अपन ने पढ़ा ना, जो पृथ्वी है उसका सबसे नॉर्थ पॉइंट और सबसे साउथ पॉइंट क्या है? शीत कटिबंध है। और उस शीत कटिबंध में क्या होती है? मैक्सिमम सर्दी। तो सोचो, अगर ये हिमालय नहीं होता तो इस साइबेरिया की जो सारी सर्दी है वो कहाँ आती? भारत के अंदर एंटर करती। और जो भारत का जो मानसून है वो क्या होता? चेंज होता। और अगर चेंज होता तो क्या भारत के जो मानसून है, क्या इसके लायक होता कि वहाँ पर इतनी अच्छी कृषि की जा सके, है ना? कि क्या इसके लायक होता कि वहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी नदियाँ हो? नहीं होता। तो हिमालय जो है वो हमारी रक्षा करता है। यह उत्तरी भारत की जलवायु को पूरे साल काफ़ी गर्म रखता है। मतलब जो हिमालय पर्वत है वो इन साइबेरिया की जो सर्दी है वो भारत में नहीं आने देता, और भारत के जो मौसम को क्या रखता है? गर्म रखता है। और इसी गर्मी के कारण या इसी गर्म मौसम के कारण जो भारत में है वो सभी प्रकार की फसलें क्या होती है? उगाई जा सकती है। जब आप रूस में जाओगे, जब आप उत्तरी अमेरिका कनाडा में जाओगे, तब आप देखोगे कि वहाँ पर सभी तरह की फसलें नहीं उगाई जाती है। वहाँ पर कुछ स्पेशल फसलें उगाई जाती है जो केवल सर्दी में उगाई जा सकती है। लेकिन भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। भारत में आप सभी प्रकार की फसलों का उत्पादन कर सकते हो। तो ये अपने भारत के लिए क्या था? एक एडवांटेज था कि उस समय में लोग भारत की तरफ इतने आकर्षित हुए और भारत पर आक्रमण किया, और भारत की जो खनिज संपदा थी उनको वो यानी लूट कर ले गए, है ना। जैसे हम पढ़ते हैं, अगर प्राचीन भारत में पढ़ते हैं तो सिकंदर ने आक्रमण किया, है ना। हिंदू यूनानियों ने आक्रमण किया, शकों ने आक्रमण किया, कुषाणों ने आक्रमण किया। तो ये सब आक्रमणकारी अपने भारत में क्यों आए? क्योंकि भारत के मौसम के कारण, यानी भारत के जो मानसून ऐसा था कि वो सभी चीज के लिए क्या था? परफेक्ट था। क्योंकि समतल मैदानी इलाकों में बहुत ठंड नहीं पड़ती, इसीलिए लोगों को भारी कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती और लंबे समय तक खुले में रह सकते थे। मतलब इसी हिमालय के कारण जब
जो ये सर्दी ठंड वाली हवाएं जब भारत में एंटर नहीं हुई, तो जो भारत के जो उत्तरी वाला क्षेत्र है, ये मगध वाला क्षेत्र, ये जो राजस्थान वाला क्षेत्र है, जो उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है, जो हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, जो बिहार वाला क्षेत्र है ना, जो पश्चिमी बंगाल वाला क्षेत्र है, वो जो है वो लोगों के रहने के लिए क्या था, एकदम उपयुक्त क्षेत्र था, राइट। दूसरा, हिमालय उत्तर से होने वाले आक्रमणों को रोकने के लिहाज से भी पर्याप्त ऊंचा था। मतलब मैंने बताया ना, जो भारत जो उपमहाद्वीप है वो चारों दिशाओं से क्या था, सुरक्षित था। अब सोचो, अब जो उत्तर में जो अपन पढ़ते हैं, जब हम प्राचीन भारत में पढ़ते हैं और मध्यकालीन भारत में अपन पढ़ते हैं तो मंगोल आक्रमण पढ़ते हैं। सोचो मंगोलों ने भारत पर आक्रमण क्यों नहीं किया, क्योंकि वो हिमालय, मंगोल कहाँ रहते हैं, जब हम चीन के उत्तर वाले भाग में, थोड़ा सा उत्तर में और चीन और रूस के बीच वाले भाग में अगर देखते हैं तो वहाँ एक मंगोलिया देश है। आज तो वो छोटा सा देश है, लेकिन पहले जो था, जो मंगोल जनजाति थी उसने पूरे चीन को जीत लिया था, लगभग पूरे रूस को जीत लिया था। सोचो इतने बड़े साम्राज्य को मंगोलों ने जीत लिया था, फिर भी वो भारत को क्यों नहीं जीत पाए, क्योंकि भारत को आने के लिए उनको क्या करना पड़ता, हिमालय पर्वत को पार करना पड़ता, जो कि वो नहीं कर सके, क्योंकि हिमालय पर्वत भारत की आक्रमण से भी रक्षा करता है। यानी कि मंगोलों को अगर भारत पर आक्रमण करना होता तो उन्हें कहाँ से घूम के आना पड़ता, पूरा हिमालय घूमकर, जो भारत का उत्तर पश्चिमी वाला भाग है, जो सिंधु नदी वाला भाग है, जहाँ पर जो दर्रे बने हुए हैं, जो सिंध वाला भाग है, वहाँ से भारत पर आक्रमण करना पड़ता, राइट। जैसे हम आगे पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में कि मंगोलों ने यूरोप तक आक्रमण कर दिया था। इतने बड़े क्षेत्र पर यानी कि कब्जा करने के बाद भी वो भारत पर कदम नहीं रख पाए। इसका एक ही कारण था, भारत की सीमा। भारत की सीमा इतनी सुरक्षित थी कि वो आक्रमण से भी भारत की रक्षा करती थी, है ना। यह पूर्व औद्योगिक काल में विशेष रूप से सच था, जब संचार बहुत मुश्किल था। मतलब ये कब की बात हो रही है, जब इतना संचार नहीं था। संचार का मतलब जैसे जैसे जहाज़ों का निर्माण हुआ, जब जहाज़ों का निर्माण हो गया तब हिमालय पर्वत लोगों के लिए एक बाधा नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, जब जहाज़ों का निर्माण हो गया। जैसे हम यूरोप देखते हैं, जैसे हम यूरोप के जो अंग्रेज जो भारत आए थे, जब पुर्तगाली भारत आए थे, जब स्पेन वासी भारत आए थे, है ना, तब उनको क्या हिमालय का पर्वत रोक सका, नहीं रोक सका। क्यों नहीं रोक सका, क्योंकि उस समय संचार के माध्यम जो है वो विकसित हो गए थे। जैसे कि जहाज़ों का निर्माण हो गया था, दिशा सूचक यंत्र का निर्माण हो गया था, है ना। तो इन दिशा सूचक यंत्रों और इन जहाज़ों से, बड़े बड़े जहाज़ों से, और उनको जो मानसून है उनका भी उनको ज्ञान हो गया था। और इसी मानसून के कारण वो जो समुद्रों से यात्रा करके भारत के दक्षिणी भाग में आने लगे, और जो हिमालय की वह बाधा थी उनके लिए वो क्या हो गई, खत्म हो गई। लेकिन जब तक संचार नहीं था तब तक हिमालय जो है वो एक बहुत ही प्राचीर की तरह भारत की रक्षा के लिए खड़ा था, है ना। हालांकि उत्तर पश्चिम में हिमालय की दक्षिणी सीमा तक फैली सुलेमान पर्वत श्रृंखलाओं को खेबर दर्रा, बोलान दर्रा और गोमल दर्रों से पार किया जा सकता था। मैंने बताया ना, जैसे कि बहुत सारे विदेशी जो भारत पर आक्रमण करते थे वो कहाँ से करते थे, सिंधु नदी के क्षेत्र से करते थे, जो सिंध है वहाँ से करते थे, पाकिस्तान के जो पंजाब वाला इलाका है वहाँ से करते थे। क्यों करते थे वहाँ से, क्योंकि वहाँ पर हिमालय पर्वत के बीच में बहुत सारे दर्रे बने हुए हैं। दर्रे का मतलब क्या होता है, दर्रे का मतलब ये जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, दो बड़े बड़े पहाड़ों के बीच एक छोटा सा रास्ता, जैसे कि ये पहाड़ है, राइट, एक और पहाड़ है, इन दोनों पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा रास्ता है, उस रास्ते से होकर भारत पर ये आक्रमण करते थे। तो ये जो दर्रे हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं, कहाँ पर, जो भारत का उत्तर पश्चिमी भाग है ना, वहाँ पर ये दर्रे बने हुए थे, और वहाँ से ये आक्रमणकारी भारत में आते थे और आक्रमण करते थे। कहाँ से, इन दर्रों से। यानी केवल और केवल इन दर्रों से भारत में प्रवेश किया जा सकता था, इसके अलावा प्राचीन काल में कोई रास्ता नहीं था, है ना। जब हम आगे पढ़ेंगे, जब मध्यकालीन भारत में जाएंगे तब हम इसको और अच्छे से समझेंगे, है ना। सुलेमान पर्वतमाला कियारथार पर्वतमाला द्वारा बलूचिस्तान में दक्षिणी भाग से जुड़ी हुई थी, जिसे बोलन दर्रे की तरफ से पार किया जा सकता था। इन दर्रों से भारत और मध्य एशिया के बीच दो तरफा यातायात प्रागैतिहासिक काल से जारी था। यानी कि इन दर्रों का, जिन दर्रों के द्वारा ये आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करते थे, इन दर्रों का एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस भी था। क्या इम्पोर्टेंस था, व्यापार के लिए।
सोचो अगर ये दर्रे नहीं होते तो क्या प्राचीन काल में भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले लोग और यूरोप में रहने वाले लोग, मध्य एशिया में रहने वाले लोग आपस में व्यापार कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। तो इन्हीं दर्रों के द्वारा ही तो वो व्यापार करते थे, है ना। जब हम आगे कुषाण शासकों के बारे में पढ़ेंगे तब हम पाएंगे कि कुषाण शासक मैक्सिमम कहाँ थे? जो भारत का जो उत्तर पश्चिमी वाला इलाका है वहीं पर तो राज करते थे। तो उन्हीं दर्रों पर उनका क्या था? शासन था। तो वो बहुत ही कुषाण साम्राज्य जो है वो बहुत ही फला फूला। क्यों फला फूला? क्योंकि इन दर्रों के द्वारा जो भी यात्री और जो भी व्यापारी इन दर्रों को पार करता था उनसे वो कुषाण शासक जो है वो शुल्क लिया करते थे, है ना। और उस शुल्क के द्वारा उनको यानी जो कुषाण शासक है उनको एक आमदनी प्राप्त होती थी। तो जो ये दर्रे हैं उनका एक नेगेटिव तो पॉइंट ऑफ व्यू था ही था कि उससे आक्रमणकारी आराम से भारत पर आक्रमण कर सकते थे। इसके साथ एक उसका पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू भी था कि उससे व्यापारी जो थे वो आपस में व्यापार कर सकते थे, राइट। ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के विभिन्न तरह के लोग आक्रमणकारियों और अप्रवासियों के रूप में भारत आए और भारत के लोग बन गए। ये अपन ने अभी बताया था। जैसे तुर्की आक्रमण क्या थे? तुर्की तो बाहर के लोग थे, विदेशी लोग थे, मध्य एशिया के लोग थे, है ना, यानी सेंट्रल एशिया के लोग थे। वो उन्होंने क्या किया? भारत पर आक्रमण किया। तो वो कहाँ से प्रवेश हुए थे? इन्हीं दर्रों के द्वारा जो प्रवेश किया था भारत में उन्होंने। जब उन्होंने भारत में प्रवेश किया वो भारत की धरती पर रहने लगे और भारत के ही हो गए। यहां तक कि हिंदू कुश पर्वतमाला कहाँ है? यहाँ पर, ये जो है ना, यहाँ पर जब हम भूगोल पढ़ेंगे मैप में और अच्छी तरह से समझेंगे कि हिंदू कुश पर्वतमाला कहाँ है ना। यहाँ तक कि हिंदू कुश पश्चिम की ओर हिमालय प्रणाली विस्तार इंडस और ऑक्सस सिस्टम के बीच कोई अविभाज्य बाधा वे उपस्थित नहीं कर पाई। मतलब ये कहना चाहते हैं कि ये जो दर्रे हैं उन दर्रों के कारण भारत और जो यूरोप के लोग हैं उनके बीच में कोई बाधा नहीं रही थी, बल्कि जबकि यहाँ पर हिमालय पर्वत था फिर भी, है ना, इन दर्रों के माध्यम से वो आपस में जुड़े रहे। एक और दर्रों ने भारत को दूसरी तरफ के मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क स्थापित करने में भी सुविधा बनाई। मतलब ये अभी बताया मैंने कि इन्हीं दर्रों के द्वारा आपस में लोगों ने उनका जो सांस्कृतिक संपर्क था वो हुआ। उन्होंने कल्चर को क्या किया? आपस में क्या किया? साझा किया। भारत के लोगों ने बहुत सारी चीज़ें मध्य एशिया के लोगों से सीखी और मध्य एशिया के लोगों ने बहुत सारी चीज़ें भारत के लोगों से सीखी और आपस में वो व्यापार करते थे। अब ने अभी पहले वाली वीडियो में पढ़ा था ना कि बहुत सारे हमें जो सिक्के मिले हैं वो कौन से सिक्के मिले हैं? भारत के जो सिक्के मिले ही मिले हैं, भारत के शासकों के जो सिक्के मिले ही मिले हैं। साथ में जो ईरान है, जो यूरोप है, उन शासकों के सिक्के भी हमें भारत में मिले हैं। तो सोचो ये सिक्के अपने भारत में कैसे आए होंगे? ये जो सिक्के हैं वो व्यापार के द्वारा इन दर्रों से, जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो दर्रे हैं उन्हीं दर्रों से होकर ये भारत में आए थे, यानी इन दर्रों से व्यापार भी होता था। हिमालय में कश्मीर और नेपाल की घाटियां बसी है ना। सभी तरफ से ऊंची पहाड़ियों से घिरी कश्मीर की घाटी ने अपनी अलग दुनिया विकसित की, लेकिन यहाँ कई दर्रों से पहुंचा जा सकता था। वही बात यहाँ पर भी साबित होती, यानी बताया गया है कि कश्मीर में भी, जो कश्मीर है वो भी चारों तरफ से हिमालय से घिरा हुआ है, फिर भी लोग कश्मीर तक पहुंचे। कैसे पहुंचे? इन दर्रों के द्वारा पहुंचे। यही दर्रे थे जिन्होंने आपस में लोगों को जोड़ा, है ना। ठंड के कारण यहाँ के कुछ लोग समतल मैदानी इलाकों में जाने के लिए मजबूर हुए, जबकि ग्रीष्म ऋतु में उन मैदानी इलाकों के चरवाहे यहाँ आने के लिए आकर्षित हुए। मतलब ये कहना चाहते हैं कि जब जो उत्तरी भारत है, यानी कि जब कश्मीर का क्षेत्र है, जो लद्दाख का क्षेत्र है, जो हिमालय का क्षेत्र है, उस समय जब सर्दी पड़ती थी तो वहाँ के जो लोग हैं वो इन्हीं दर्रों को पार करके जो समतल मैदान है, यानी जो गंगा का मैदान है, जो उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है, जो बिहार वाला क्षेत्र है ना, जो दिल्ली वाला क्षेत्र है, जो राजस्थान वाला क्षेत्र है, जो हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में वो आते थे। मतलब जब सर्दी होती थी तब ये जो सर्दी वाले इलाके हैं वहाँ से वो जो गर्मी वाले इलाकों की तरफ इन्हीं दर्रों को पार करके आते थे। और इसके अलावा उल्टा भी होता था कि जो समतल इलाकों में जो लोग रहते थे, जब समतल इलाकों में ज़्यादा ग्रीष्म ऋतु होती थी तो वो अपने चरवाहों को लेकर कहाँ चले जाते थे?
यानी जब वो लोग क्या करते थे, इन्हीं दर्रों से होकर ऊपर जो कश्मीर वाले इलाके उनमें जाते थे। जैसे मैं बताता हूँ, जब कश्मीर में ग्रीष्म ऋतु आती थी, है ना, तब क्या करते थे, जो समतल यानी जो इलाके हैं वहाँ पर जो चरवाहे रहते थे, वो अपने पशु को लेकर कहाँ जाते थे, कश्मीर वाले इलाकों में जाते थे। कैसे जाते थे, इन दर्रों को पार करके जाते थे, क्योंकि जब कश्मीर में ग्रीष्म ऋतु आती थी तो वहाँ की बर्फ़ क्या होती थी, पिघल जाती थी, और वहाँ के जो चरवाहे यानी जो वहाँ की घास होती थी वो चरने के लिए जो पशु होते थे उनके लिए उपलब्ध हो जाती थी। तो इसे इन दर्रों को पार करते हुए लोग आपस में क्या करते थे, इधर उधर विचरण करते थे। मैदानी इलाकों और घाटी के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध भी जारी थे। मतलब मैदानी इलाके मतलब ये जो मगध वाला इलाके, यूपी वाला इलाका, यानी कुल मिलाकर जो गंगा के आसपास का जो इलाका है और जो हिमालय के पर्वत चोटियों वाला जो इलाका है, वहाँ उन दोनों के लोग जो थे आपस में क्या थे, आर्थिक रूप से भी संपर्क में थे और सांस्कृतिक रूप से में भी संपर्क में थे। आर्थिक रूप में में थे मतलब क्या है कि वो आपस में व्यापार करते थे, और सांस्कृतिक रूप से आपस में संपर्क में थे मतलब क्या है कि वो कल्चर को भी आपस में क्या करते थे, साझा करते थे, शेयर करते थे, है ना। केंद्रीय एशिया के निकटवर्ती क्षेत्रों में बौद्ध धर्म के संचरण केंद्र बनने में इस पामीर पठार ने कोई अवरोध उत्पन्न नहीं किया। मतलब क्या कहना चाहता है, जो पामीर का पठार है, कहाँ है पामीर का पठार, जब हम भूगोल में पढ़ेंगे देखेंगे तिब्बत का पठार ये रहा, पामीर का पठार है। उतना बड़ा पठार होने के बावजूद भी जो बौद्ध धर्म है वो केंद्रीय एशिया में पहुंचा, यानी सेंट्रल एशिया जो है वहाँ तक बौद्ध धर्म पहुंचा। कैसे पहुंचा बौद्ध धर्म, यानी ये जो बौद्ध धर्म है उसके प्रचार में ये जो पठार है वो भी एक अवरोध की तरह नहीं बन पाए, मतलब वो भी अवरोधक की तरह नहीं बन पाए, है ना। छोटे आकार की नेपाल घाटी में कई दर्रों के कारण गंगा के मैदानी लोगों के लिए आगमन सुलभ हुआ। वही बात फिर से कि नेपाल में पहुंचने के लिए लोगों ने जो भारत के लोग हैं उन्होंने इन दर्रों का उपयोग किया। जो गंगा के मैदानी इलाकों में लोग रहते थे वो इन्हीं दर्रों को पार करके कहाँ जाते थे, जो नेपाल की घाटी थी वहाँ पर पहुँचते थे। क्यों पहुँचते थे, बहुत सारे कारण थे। हो सकता है कि वो व्यापार करने के लिए जाते हो, है ना, हो सकता है कि कुछ दार्शनिक होते हैं वो जाते हो, है ना, कोई हो सकता है कि कोई जैसे बौद्ध धर्म है कि जैसे जैन धर्म हो गया तो उन धर्मों का प्रचार करने के लिए जाते हो, है ना। हो सकता है कि कोई सांस्कृतिक जो कल्चर था उसको फैलाने के लिए जाते हो। तो इन चीज़ों के लिए वो इन दर्रों की सहायता से वहाँ पहुँचते थे। कश्मीर की तरह ही यह भी संस्कृत भाषा की समृद्धि का केंद्र बन गया। मतलब जैसे कश्मीर में संस्कृत भाषा बोली जाती थी वैसे ही नेपाल और इन इलाकों में भी संस्कृत भाषा जो है वो बोली जाने लगी। मतलब क्या कहना चाहता है कि जो भाषा है जो भारत के उत्तरी मैदानी इलाकों में बोली जाती थी वो भाषा भी जो है वो इन दर्रों को पार करके इन ऊंचे ऊंचे हिमालयी भागों में पहुंच गई। मतलब ये जो हिमालय है वो इनके लिए अवरोधक की तरह इनके सामने अवरोधक की तरह नहीं बन पाया। ये दोनों घाटियाँ संस्कृत पांडुलिपियों का सबसे बड़ा खजाना बन गई। दोनों घाटियाँ मतलब जो कश्मीर की घाटी है और जो नेपाल की घाटी है, मतलब जो कि नेपाल की घाटी और जो कश्मीर की घाटी है वो संस्कृत भाषा के लिए और संस्कृत की संस्कृति के लिए क्या बन गई, एक उच्च केंद्र बन गई। जबकि वो कहाँ बोली जाती थी, जो गंगा के मैदानी इलाके वहाँ पर बोली जाती थी। समतल मैदानी इलाकों की जलोढ़ मिट्टी पर बसे जंगलों की तुलना में हिमालय की तलहटी ने आसानी से रास्ता दे दिया। कम चौड़ाई के कारण इन क्षेत्रों में नदियों को पार करना आसान था और इसीलिए प्राचीनतम मार्ग पश्चिम से पूरब और पूरब से पश्चिम में हिमालयों के लिए तलहटी के किनारों और इसके ठीक विपरीत चलते थे। मतलब ये जो मार्ग थे वो उत्तर से पश्चिम, पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व की तरफ इन जो नदियों के द्वारा या फिर इन समतल भूमि के द्वारा जो जाते थे। अतः यह स्वाभाविक था कि सबसे पहले कृषि बस्तियां तलहटी तथा उत्तरी क्षेत्रों में बसाई गई और व्यापार मार्गों के लिए तराई का इस्तेमाल किया गया। सिंपल सी चीज़ है
कि जो गंगा का मैदानी इलाका है जिसे अपन तराई क्षेत्र कहते हैं, क्या कहते हैं भूगोल में अपन पढ़ेंगे इसको, तराई क्षेत्र क्या होता है ना। तो ये जो तराई क्षेत्र है जो गंगा का मैदानी इलाका है वहाँ पर ही सबसे पहले कृषि के यानी प्रमाण मिले, यानी सबसे पहले कृषि कहाँ की जाती थी, इन्हीं क्षेत्रों में यानी की जानी प्रारंभ हुई थी। क्यों हुई थी, क्योंकि ये जो क्षेत्र था वो कृषि के लिए उपयोगी था और कृषि के लिए जो है वो बेहतर था। क्यों बेहतर था, क्योंकि यहाँ पर नदियाँ थी, यहाँ का मैदान समतल था, यहाँ की जो मिट्टी थी वो उपजाऊ थी। ये सारी जो चीज़ें हैं उसने इतिहास को प्रभावित किया है। राइट फ्रेंड्स, तो ये अपन ने क्या पढ़ा है कि जो उत्तरी सीमा है, उत्तरी सीमा है मतलब हमने भारत के उत्तर के बारे में हमने पढ़ा। राइट, यानी भारत का जो उत्तरी भाग है उसके बारे में पढ़ा कि कैसे इस उत्तरी भाग ने भारत के प्राचीन इतिहास को प्रभावित किया। राइट, जैसे कैसे हिमालय ने प्राचीन इतिहास को प्रभावित किया है ना, कैसे ये जो हिमालय के जो दर्रे बने हुए उन्होंने प्राचीन भारत के इतिहास को प्रभावित किया है ना, कैसे इन नदियों ने, कैसे इन उपजाऊ मैदानी भाग ने, है ना, कैसे इन सब चीज़ों ने भारत के इतिहास को प्रभावित किया, ये हमने इस जो पॉइंट है उसमें पढ़ा। ओके फ्रेंड्स, तो इसके बाद वाली वीडियो में हम आगे से पढ़ेंगे जिसमें हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे, है ना, जो भारत की नदियां हैं उन्होंने कैसे भारत के प्राचीन इतिहास को प्रभावित किया, है ना, प्राकृतिक सीमाएं तथा सांस्कृतिक संपर्क के बारे में, खनिज और अन्य संसाधन के बारे में आगे आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।